जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, हमें आवाज दो, आवाज दो, रिटायर साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर साथी जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिमेश टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी हैं वो तमाम अपनी मांगों को लेकर हर बार यहां के अधिकारियों और सरकार को आगाह करते हुए नजर आते हैं और बाद समय समय पर वो प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज देखिए, तमाम अपनी मांगों को लेकर ये तमाम जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए हम सीधे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आज क्या ऐसा है जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? हर बार आप लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के करते हैं, आज कौन कौन से विभाग आपके साथ जुड़े हो और क्या मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन? आज मैं वीरेंद्र तिवारी, AIPRPA का प्रांतीय मंत्री, और आज इस प्रांगण में हम BSNL के साथी और AIPRPA दोनों संगठन, जो पेंशनर के दोनों संगठन हैं, वे सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। NCCPA हमारा दोनों का फेडरेशन NCCPA है, उसके तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी डिमांड है जो पेंशनर से जुड़ी हुई, बहुत ऐसी डिमांड्स हैं जो बहुत दिनों से लंबित हैं। जैसे BSNL साथियों का पेंशनर्स रिवीजन ही नहीं हुआ आज तक। अब आप सोचिए, 2017 से लेकर 2024 हो गया, पेंशनर्स रिवीजन नहीं हुआ। एक छोटी सी तनख्वाह पाने वाला BSNL का साथी आज किस तरह अपनी गुजर बसर कर रहा होगा, ये सोचने का विषय है। पेंशन मिलने पे वैसे भी तनख्वाह आधी हो जाती है और उसका अगर रिवीजन ना हो इस भीषण महंगाई में तो उसकी क्या स्थिति होगी, इस पर आप खुद प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या नाम किस कंडीशन में वो लोग रह रहे होंगे। जहाँ तक सवाल और मुद्दे हैं, पोस्टल के साथियों के और तमाम मुद्दे और हमारे BSNL के साथियों के तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सबके एक साथ मुद्दे हैं। जैसे कि CGHS का मुद्दा, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस एज में 60 साल के बाद हमें अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो होती है मेडिसिन की, वो होती है हमें बराबर टेस्ट कराने की, वो होती है हमारा जो और तरीके के टेस्ट होने चाहिए वो उस तरह के टेस्ट होने चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर केवल एक CGHS वेलनेस सेंटर काम कर रहा है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कोई CGHS का वेलनेस सेंटर काम नहीं कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर उसे अपने को दिखाना है, रायबरेली से दिखाना है, रायबरेली से आना है, तो उसे लखनऊ आना पड़ेगा। एक तो वो बीमार और दूसरे उसको इतना सफर करके आएगा, तो मैं समझता हूं कि उसके आधे तो ऐसे कल्याण हो जाएगा, वो कैसे अपने आप को सरवाइव करेगा। तो ऐसे तमाम वेलनेस सेंटर्स की हमें आवश्यकता है, वो चाहे हमारे CGHS के साथी हो, चाहे हमारे पेंशनर्स के साथी हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस गवर्नमेंट का ये है कि बहुत से साथी, आपको पता है 2004 के बाद जो साथी इस डिपार्टमेंट के आए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं, तो उनको क्या होगा, पेंशन नहीं मिलेगी। अब उसमें CGHS का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया है, उन्हें CGHS पे की भी बेनिफिशरीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा उनको बेनिफिट? उसका इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की। आप CGHS के बेनिफिट देखिए, जब आप सर्विस में था वो बंदा, तो मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा आया 2004 के बाद, अब आप कहेंगे कि 10 साल से पहले कैसे रिटायर हो गया? ऐसे अगर रिलैक्सेशन का बंदा आएगा तो सर रिटायरमेंट तो पहले मिल जाएगा ना। अगर 50 साल की उम्र में रिलैक्सेशन, किसी के पति की डेथ हो गई है, किसी के बेटे की डेथ हो गई, तो उसके आगे से वो आदमी आएगा तो उसको एक तो ऐसे ही आपने 5% कर रखा है, और उसमें अगर 10 साल से पहले वो रिटायर हो जाएगा तो आप उसको जो ज़रूरत पड़ेगी, मूलभूत सुविधाएं हैं उसको मेडिकल की, वो आप नहीं दोगे। तो 10 साल से पहले अगर रिटायर हो गया तो उसे वही नहीं दोगे। यहाँ जब तक सर्विस में रहेगा तब तक CGHS का बेनिफिट लेगा, लेकिन जैसे रिटायर हो जाएगा नहीं। तो ये तो CGHS एक ऐसी चीज़ है जो सबको होनी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि क्या नाम करके जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो खुद करे। वो स्टेट का विषय है, वो हमारा विषय नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, उसे करना चाहिए। शिक्षा का विषय है, उसे करना चाहिए। मेडिकल का विषय है, उसे करना चाहिए। तो ये नई व्यवस्था। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं क्योंकि क्या नाम करके आप देखिए, क्या तमाम CGHS वेलनेस सेंटर हैं, डॉक्टर्स ही नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो करेगा? हम मेडिसिन लेने जाते हैं, दवाएं लेने जाते हैं, हमको जो है क्या नाम करके आप स्पेशलिस्ट दवाइयों के लिए लिखते हैं, मैं वहाँ से डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिख के देता है, उन दवाओं को आप कहते हो मेरे पास है ही नहीं। अब बताइए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास हम किस लिए गए थे? अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की दी हुई दवाएं हमको नहीं मिलेंगी तो फिर क्या फायदा होगा? अब आप, एक तो विश्वास का विषय होता है ये, तो अगर डॉक्टर ने लिख दिया है, उस
विशेषज्ञ ने लिख दिया है हमको कि ये दवा खानी चाहिए, उसकी जगह आप जेनेरिक दवा दे दोगे तो बीमारी, बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। किससे ठीक होती है? आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि इस दवा से मुझे ठीक होगा। हम विशेषज्ञ को दिखा के लाए हैं, स्पेशलाइस्ट को दिखा के लाए हैं, तो उसका होना चाहिए ना, तो ये भी विश्वास का विषय है। बीच में हमारा सवाल ये आपसे है कि आप अपने संगठन को लेकर यहाँ बैठकर हर बार प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर बैठने से पहले क्या आप अपने पदाधिकारियों को ये आगाह करते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और क्या वो कहते हैं आपके प्रदर्शन के पहले? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी विडंबना है। 29 जुलाई 2024 को सबसे पहले हमने हमारे संगठन ने, पूरे हिंदुस्तान के संगठन ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ईमेल किया है, हेल्थ मिनिस्टर को ईमेल किया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को ईमेल किया है, डायरेक्टर सीजीएचएस को ईमेल किया है, रेल मिनिस्टर को ईमेल किया। रेल मिनिस्टर आप पूछ सकती हैं इसमें कहां से आ गए, उसमें रेल मिनिस्टर आगे हमारा जो सीनियर सिटीजन का जो कह रहे हैं रियायत थी, वो आपने रियायत ही बंद कर दी। कोरोना के समय से वो रियायत बन गई। हर सीनियर सिटीजन को 60-40 के रेशियो में रियायत मिलती थी, आपने बंद कर दिया है। तो इसलिए हमने उन बताऊँ, तो ये सारे टेलीग्राम्स, ये सारे ईमेल्स हम उनको दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं। जब उनकी तरफ से कोई भी इवन दैट उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं लिया गया, तो फिर हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम के बाद हम 13-11 को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा भी रहे हैं। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों की बातों को सुने, हमारी बातों को ध्यान न दे, हमारी समस्याओं का निदान करें वो, क्योंकि हम पेंशनर्स हैं। हमारी जो है क्या नाम करके अगर हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका मतलब हमारे जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिना अपनी इन समस्याओं का निदान के। मैं सुदामा प्रसाद मिश्रा, AIBDPA का असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जैसे तिवारी जी ने CGHS के बारे में बताया, उसी तरह साथियों को ये भी मालूम है कि पार्लियामेंट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो पेंशन 80 साल में 20% बढ़ती है, उसे 65, 70, 75 और 80 पर 5% बढ़ा जाए, क्योंकि 80 तक पता नहीं कितने साथी हमारे जिंदे नहीं रहते हैं। तो अगर 65 साल पे 5% दे दिया जाए, 70 पे 5 दे दिया जाए, 75 फिर 80 5, हमने 20% मांग रहे हैं, 5 करके, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, पिछली जो है लोकसभा के अंदर वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि 8वां वेतनमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उसको लागू बैठाने का मेरे पास कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। तो नए पे रिवीजन बैठाएंगे तभी पेंशन रिवीजन भी नहीं होगी। उसके अलावा जैसे तिवारी जी ने बताया कि रायबरेली नहीं, फैजाबाद के लोग भी यहाँ दवा लेने आते हैं, लखनऊ। अब बीमारी में कैसे आएंगे? उसी तरह हमारी जो पेंशन बिकती है 40%, उसका जो है वैल्यू जितनी होती है हमको मिलती है, और ये वसूलते हमसे 15 साल अमाउंट वही है, जबकि 10 साल में वो पूरा पैसा वसूल लेते हैं। पंजाब हाई कोर्ट का आर्डर है कि 11 साल से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ना काटे, लेकिन कोर्ट के भी आर्डर नहीं मान रहे हैं। तो सवाल है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है कि हिंदू मुसलमान करके अपना वोट सीधा करना, गवर्नमेंट चलाना, कर्मचारियों को काम न करना, ये भाजपा गवर्नमेंट की आदत है। यही नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन रोक गए सरकारी कर्मचारियों की। अब लोग कहते थे कि मोदी नहीं देंगे, लेकिन केवल 32 सीटें को बड़ी URP ले आए। तो ऐसा नहीं है, सरकार दबती है, केवल दबाने वाला चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम जो BSNL के पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ पर बैठकर धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इनकी मुख्य मांगे हैं और इनका ऐसा कहना है कि जल्द ही सरकार को हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना होगा, नहीं तो हम बड़े आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।